सो वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक से जाने के पहले हम बताए थे आपको कि ब्रेक में आपको क्या करना चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली एक स्लॉट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। और ब्रेक में आपको क्या करना चाहिए, ब्रेक होता है आपके माइंड के फ्लेवर को बदलने के लिए, आपके माइंड अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए, अपने एनर्जी लेवल को रिवाइव करने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप ब्रेक लें तो ब्रेक में एक्टिविटी का पहले डिजाइन कर लें कि इस ब्रेक में आप क्या करने जा रहे हैं। वरना अक्सर ये होता है कि जब ब्रेक होता है तो आप फिर जाके पढ़ाई के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ब्रेन को कोई चेंज नहीं मिलता है, इसलिए ब्रेन जो है उतना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। या कभी कभी पेरेंट्स जो है ब्रेक में बच्चों से फिर पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं कि आपने कितना पढ़ा। डेफिनेटली ऐसी बात करने से फिर से बच्चा पीछे हो जाता है। इसलिए बेहतर होता है कि आप जो है ब्रेक में कोई ऐसा एक्टिविटी प्लान करें जो आपको बहुत लाइकिंग हो, या जो ऐसा कुछ जो आपको एंटरटेन करें, थोड़ा रिफ्रेश करें। और इस तरह से बेहतर होगा कि आप जो है अपनी एक्टिविटी प्लान कर लें कि कभी एक डांस कर सकते हैं, और ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी आप करें, या एक गाना सुन सकते हैं, या किसी से थोड़ी गॉसिप कर सकते हैं आप। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बेहतर होगी, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे थे इससे जो आपको मेंटल स्ट्रेसेस आया है, वो फिजिकल एक्टिविटी आपके मेंटल स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर देगी और ब्रेन को फिर से एक बार तरोताजगी दे देगी। और तब आप तैयार हो जाएंगे फिर से एक नए स्लॉट को बहुत एफिशिएंटली पढ़ने के लिए। Forgetting is directly proportional to phobia, boredom। और अगर आपको कोई तरह का डर या फोबिया होगा तो फॉरगेटिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि फॉरगेटिंग आपकी नहीं हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब आप लर्न करते हैं तो आप थोड़ा इनपुट धीरे धीरे करें। यानी कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप बहुत फास्ट इनपुट मत करें। जो लोग बहुत जल्दी पढ़ते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जो जल्दी याद करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आपका जो इनटेक टाइम है थोड़ा उसको बढ़ाइए थोड़ा, क्योंकि वो उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा वो कंटेंट जो है आपके ब्रेन में सेटल हो, उतना समय दीजिए, पॉज दीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए। और डायग्राम और स्केचेस, बार चार्ट, रेफरेंसेस को थोड़ा थोड़ा साथ में देखते चलिए। और हमेशा जब आप पढ़ाई करें तो स्टैच्यू होके मत पढ़िए, थोड़ा सा मूव करिए, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज यूज करिए, थोड़ा एक्सप्रेशन यूज करिए, थोड़ा वॉइस यूज करिए। अगर इस तरह आप देखेंगे तो आपकी फॉरगेटिंग थोड़ा कम होगी। 10 में से किसी एक क्वेश्चन को आप फिर से लिख कर देख सकते हैं। और जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें थोड़ा टाइमिंग जो है थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, इससे आपकी फॉरगेटिंग कम हो जाएगी और आप भूल जाएंगे। स्लीप, नींद बहुत जरूरी है। जाने क्या बात है, नींद नहीं आती और बड़ी लंबी रात है। जी हाँ, एग्जाम्स के टाइम पर यही हाल होता है कि नींद नहीं आती और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है, दोनों वही प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको नींद कैसी लेनी चाहिए एग्जाम के टाइम में, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही अच्छी नींद जो आपको रिफ्रेश करे मॉर्निंग में, वो नींद होनी चाहिए आपके पास। और एग्जाम में जो आप नींद ले वो काफी साउंड स्लीप होनी चाहिए, काफी अच्छा स्लीप होना चाहिए। और अच्छे स्लीप के लिए आपको कोई तरह का डर, फियर या कोई तरह का जो आपकी अनकंफर्टेबिलिटी अगर होगी, आप रिलैक्स नहीं होंगे तो नींद अच्छी आपको नहीं आएगी। तो जरूरी है कि आप अपनी नींद को, अपनी टाइमिंग जो है नींद की, जो जिसमें आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, उस टाइम पर आप जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम में पढ़ने चले जाते हैं रात के बहुत देर तक, नींद डिस्टर्ब होती है, फिर मॉर्निंग का जो आपका सेशन है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है। तो आपकी जो रूटीन बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है नींद के लिए, उसी टाइम के हिसाब से टाइम टेबल सेट करें ताकि आपको नींद समय पर आ जाए और साथ में कोई चिंता, कोई वरी, कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, जितना अच्छा हो सकता है उतना आप करिए। फिर अभी आपके पास काफी साल है, फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा आप कोशिश करिए। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर तरह का डर जो है आपको कोई फायदा नहीं करेगा, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। नींद के लिए आप काफी देर पहले जब आपकी पढ़ाई खत्म होती है तो आप थोड़ा बातचीत बंद कर दें और कोई तरह का फोबिया दिमाग में मत लाएं और आराम से जाएं। थोड़ा कूली आप अपने बिस्तर पर जाएं, लेटें। और अगर आप चाहें तो थोड़ा हल्का हल्का रिविजन भी आप कर सकते हैं। इससे भी शायद आप रिलैक्स भी होंगे कि आप पढ़ाई को आप छोड़े नहीं है, क्योंकि आप जैसे पढ़ाई से डिपार्ट होते हैं तो फिर एक फोबिया लगता है कि आपने पढ़ना बंद कर दिया है। और क्योंकि ऐसे घंटे होते हैं जहां पर हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आप यूज करना चाहते हैं। इस कारण से आपकी जो ब्रेन की जो एक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है और आपका ब्रेन जो है काफी इंटरेक्टिव हो जाता है। इस कारण से आपको शायद नींद नहीं आती है। तो 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो दोपहर के समय पर एक 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का एक शॉर्ट कैट नैप भी आप ले सकते हैं, क्योंकि रात 6 घंटे के बाद अगर आप दोपहर, सुबह से लेकर पूरा रात तक आप बैठेंगे तो ये पूरा जो घंटे हैं, इतने सारे घंटे आप रिफ्रेश नहीं हो सकते। इसलिए बीच में एक थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, 20-25 मिनट्स का एक शॉर्ट नैप ले लीजिए। ये शॉर्ट नैप आपको आपके सेकेंड हाफ में, यानी कि शाम और रात के लिए काफी रिफ्रेश करेगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। पेरेंट्स बिहेवियर, और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के हम बताएं पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स अपने बच्चों से
बहुत सॉफ्ट बिहेव करें इस वक्त, क्योंकि इस वक्त वो काफी टेंशन में रहते हैं और इस वक्त वो काफी पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसलिए आपको खुश भी होना चाहिए, क्योंकि साल के दूसरे मौसम पर उतना वो नहीं पढ़ते जितना आप पढ़ रहे हैं। अभी भी अगर आपकी शिकायत जारी रहेगी तो डेफिनेटली उनको डिप्रेशन आएगा, क्योंकि डर उनके पास पहले से है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उनके बच्चों को दूर ले जाएगा। इसलिए और आप बनिए जीरो एक्सपेक्टेशन पेरेंट, माने कोई तरह का एक्सपेक्टेशन मत करें या मत बोले उनके सामने कि आपको 90, 95, 96 चाहिए। देखिए कि कितना अच्छा यूटिलाइज कर सकता है और जितना अच्छा यूटिलाइज करेगा, जितना इनपुट उसका बढ़ जाएगा अभी, तो उसकी इनपुट बढ़ाने में आप मदद करिए, वो इस तरह से उनका आउटपुट भी डेफिनेटली अपने आप बढ़ जाएगा और परसेंटेज भी अच्छे हो जाएंगे। अपने बच्चों को खास तौर पर खाने का ध्यान रखिए कि जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भूखे पेट ना पड़े और बीच में कुछ ना कुछ उन्हें आप जरूर सर्व करें, जहाँ जूस है, सलाद है, सूप है, और साथ साथ ये देखें कि उनकी जो लाइकिंग डिशेस हैं, एग्जाम के टाइम में खासतौर पर पेरेंट्स की रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बहुत लाइकिंग डिशेस जो उनकी हैं वो ज़रूर आप दें, जितना आप दे सकते हैं, जो आप दे सकते हैं ज़रूर बना के दें। इससे बच्चों के दिमाग में उनको एक ईज फील होती है, एक कंफर्टेबल फील होते हैं और इससे जो डेफिनेटली उनका पढ़ाई में मन करता है या उनका जो डर या बोर्डम है वो दूर होता है। और लेकिन जब भी पेरेंट्स बात करें तो बहुत पॉजिटिव बात करें, और आप चाहें तो अपने बच्चों को अपने ज़माने में जो आप टिप्स यूज़ करते थे वो टिप्स भी आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। शेयर करना बेहतर है, बात बिल्कुल नहीं करना से बच्चे का जो हो सकता है, आपका बच्चे अगर फोबिया में होगा तो फोबिया उसका मल्टीप्लाई हो सकता है। बीच बीच में अपने बच्चे का मूड चेक करते तरीके से, मूड नॉर्मल है कि नहीं है, थोड़ा जॉयफुल है कि, अगर आपको जब लगता है कि थोड़ा डिप्रेशन में है या थोड़ा परेशानी में है तो उससे थोड़ा बात करें, थोड़े टिप्स ले लें और थोड़े टिप्स दे दें उसको और उससे पूछें वो क्या अप्लाई कर रहा है। इससे उसकी स्ट्रेटेजी आपको मालूम पड़ेगी और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सर हमें कॉल करें, हम डेफिनेटली आपके लिए हमेशा हैं, आपको हेल्प करने के लिए। हमारे फोन नंबर इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन फोन नंबरों पर आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए। और देखिए आपके बच्चे का ये एग्जाम काफी अच्छा जाएगा और देखिए हम और आप मिलकर आपके बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल बनाएंगे जिससे कि आपके बच्चे बहुत कंफर्टेबल एग्जाम दें। सिटिंग स्लॉट यानी कि आपका जो टाइम है, कितनी देर का एक टाइमिंग आपको होना चाहिए। जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए तो याद रखिएगा 25 मिनट्स इज सफिशिएंट। 25 मिनट का एक स्लॉट होना चाहिए। 25 मिनट से ऊपर का स्लॉट आप ना बनाएं, क्योंकि उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन हाईजैक हो जाता है और डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमें लॉस होता है, हम पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम जो इनपुट करते हैं उसका आउटपुट नहीं मिलता है। तो बेहतर है कि बहुत छोटे छोटे स्लॉट बनाइए, 25-25 मिनट के स्लॉट बनाइए और इस 25 मिनट के स्लॉट के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक से आने के बाद फिर आप डिजाइन करिए कि अब अगली स्लॉट में आप कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक चुनिए, छोटे स्लॉट बनाइए, देखिए आपका जो बड़ा गोल है वो आप अचीव कर लेंगे और इस तरह से आपको बहुत ईजी लगेगा, आप कंफर्टेबली पढ़ेंगे, इससे आपकी एफिशिएंसी जरूर बढ़ेगी। एंड आवर टाइम मैनेजमेंट. Time management is one part which is very important. You know that we cannot manage the time because since ages the time is well managed. So what we have to do is we have to manage our energy, our system and our qualities, our input and plus our IQ and our EQ. आप सबसे पहले पता लगाइए कि आपके टाइम के लॉसेस कहाँ पर हो रहे हैं, लीकेज कहाँ पर हो रहे हैं और टोटल लॉसेस कितने हैं, वो लॉसेस को आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसके पता लगाइए कि लॉसेस क्यों हो रहे हैं। कई बार लॉसेस इसलिए होते हैं कि आपको बोर्डम होता है, इरिटेशन होता है, आप थक जाते हैं, फटीग में होते हैं, स्लीप कंडीशन आपको होता है, या टेंशन आता है या स्ट्रेसेस आता है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा आप पढ़ रहे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो भी कारण है उस कारण के जो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस होंगे आप उसको निकालने पड़ेंगे, आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो सॉल्यूशन मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। बाय द वे अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट आप पढ़ रहे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही तो हेल्पलाइन लीजिए, फ्रेंड्स को कॉल करिए, टीचर्स को कॉल करिए। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो जरूरी क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि अभी आपकी मदद करने के लिए होता है, तो उससे आप हेल्प लीजिए। और जहाँ तक बात है कि टीचर से भी आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, उससे भी आप कुछ पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे उस चीज़ को जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बहुत टाइम लॉस करेंगे और उसके कारण जो समय लॉस होता है, न केवल टाइम लॉस होता है बल्कि आपके इनपुट लॉस होता है, टाइम लॉस होता है, प्लस आपकी जो माइंडसेट है वो बदल जाता है, नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है और इससे काफ़ी आगे के घंटे भी आपके खराब जाते हैं। इससे भी बहुत बड़ा टाइम लॉस होता है। गॉसिप पीरियड में हो सकता है, या कुछ टेंशन सोच सकते हैं आप, या कुछ सोच लें, वो सब मत सोचें। फ्रेंड्स के बारे में जो आपके रिलेशंस हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस हैं, या कोई सोशल प्रॉब्लम है, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, उसको अपने दिमाग में मत आने दीजिए। इस कारण भी बहुत सारे टाइम लॉसेस आपके होते हैं।
टाइम टेबल जो आप बनाए हैं उस टाइम टेबल को ऐसे बनाए कि उसको आपके नेचर के हिसाब से बनाइए और आप देखिए कि आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से टाइम टेबल आपका बनाए कि नहीं बनाए, उसको फॉलो करते जाइए। और अगर कुछ फर्क लग रहा है आपको तो थोड़ा सा टाइम टेबल आप चेंज कर सकते हैं ताकि आप जो है उस टाइम टेबल को पूरी तरह से उसके अनुसार चले ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखिए अपना। जितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता रहेगा आप देखेंगे कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बेहतर होता जाएगा। ग्रुप स्टडी करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, कई बार पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन ग्रुप स्टडी काफी मदद करती है। एक ग्रुप स्टडी में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आप अकेले पढ़ते हैं कोई चीज को तो उससे जो स्ट्रेस आता है वो पूरे ग्रुप में शेयर हो जाता है, इस कारण से बहुत कम स्ट्रेस आता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि बहुत सारे ब्रेन एक साथ चलते हैं जिससे कि सोल्यूशन जल्दी निकल आता है, समझ जल्दी आती है, लॉजिक्स बहुत सारे, इंटरप्रिटेशन बहुत सारे मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो ग्रुप बनाते हैं तो वो ग्रुप का जो फॉर्मेशन करते हैं वो बहुत खुद ठीक नहीं होता है। ग्रुप फॉर्मेशन बहुत सही तरीके से करिए, एक अच्छे ढंग से ग्रुप फॉर्मेशन करना चाहिए। एक पॉजिटिव ग्रुप फॉर्मेशन क्या होती है कि अगर जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आप वीक हैं और आपका दोस्त भी फिजिक्स में वीक है तो फिर आप ग्रुप स्टडी क्या करेंगे, तो ग्रुप स्टडी होगा नहीं। तो अगर आपका दोस्त भी वीक है आप भी वीक हैं तो आप दोनों मिलकर पढ़ नहीं सकते। इसलिए आप जब भी ग्रुप स्टडी करेंगे तो जिस फ्रेंड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो सैंपल जो इसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने साथ वो ही मस्ट बी गुड इन दैट सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा है और आप अच्छे नहीं है, या पूरे ग्रुप में कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इज वेल वर्स्ड इन दैट सब्जेक्ट, तो तब आपकी ग्रुप स्टडी अच्छी होगी। अदरवाइज बाइबल कहती है कि if a blind shall lead a blind then both shall fall into that ditch। तो ख्याल रखिएगा ग्रुप स्टडी का सबसे बड़ा जो रीजन होगा, सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जिसके साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं ही मस्ट बी गुड इन सब्जेक्ट, या और आप अच्छे हो सब्जेक्ट में, या फिर शेयर कर लें। अगर आपका दोस्त फिजिक्स में अच्छा है तो फिजिक्स में आपके साथ पढ़िए, और अगर केमिस्ट्री में अच्छे तो केमिस्ट्री ग्रुप डिस्कशन वो आपके साथ करेगा। इस तरह से आपका एक अच्छा ग्रुप बनेगा, डेफिनेटली काफी फायदा होता है इसमें।